चलिए अब सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका पर विस्तार से नजर डालते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण आजादी के बाद से आरंभ हुआ, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को दायित्व सौंपा गया कि देश को आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा, मूलभूत क्षेत्रों में निवेश करेगा। उस समय निजी क्षेत्र इतना मजबूत व सक्षम नहीं था कि भारी उद्योगों में पूंजी निवेश कर सके। इसी कारण से 1992 में पंचवर्षीय योजनाएं अस्तित्व में आई, जिसमें उद्योगों को, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों को, अंतरिक्ष व परमाणु परियोजनाओं पर विशेष महत्व दिया गया। परंतु साथ ही साथ उस समय देश जनसंख्या वृद्धि, रक्षा व्यय में वृद्धि, पूंजी निर्माण में कमी, विदेशी स्रोतों पर निर्भरता जैसी आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा था। तो सार्वजनिक क्षेत्र उस समय कुछ खास प्रगति नहीं कर पाया। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया व उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त किया गया, निजीकरण व वैश्वीकरण पर जोर दिया गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय रूप से निजी क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा करने पर बल दिया गया। अब घाटे व निवेश के प्रतिफल के लिए क्षेत्र की जवाबदेही भी निश्चित की गई। घाटे की स्थिति में इन उद्योगों में पुनर्निर्माण हेतु औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया, जो इनके पुनर्निर्माण व समाप्ति का निर्णय लेते हैं। अकुशल इकाइयों की कार्यक्षमता की समीक्षा की जाती और उन्हें लाभप्रद बनाने के प्रयास किए गए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ। आइए विस्तार से देखते हैं इसकी भूमिका को। सबसे पहला है मूलभूत ढांचे का विकास। स्वतंत्रता के पश्चात देश के मूलभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया, जिसके लिए औद्योगिकीकरण को अपनाने, पर्याप्त परिवहन संचार सुविधाएं जुटाने, ईंधन ऊर्जा की व्यवस्था करने, भारी उद्योगों को विकसित करने को जरूरी समझा गया। उस समय निजी क्षेत्र भारी उद्योगों में निवेश करने में सक्षम नहीं था। प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव था, जो सरकार के योगदान से संभव हो सकता था। इस औद्योगिकरण के संतुलित विकास में रेल, सड़क, समुद्र, वायु परिवहन को भी पूर्ण रूप से विकसित करना था। सरकार को अब सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश, जटिल व आधुनिक तकनीक युक्त बड़े उद्योग जैसे स्टील संयंत्र, बिजली उत्पादन, रेल, उड्डयन, पेट्रोल, राज्य व्यापार, कोयला, इन सभी क्षेत्रों को भी विकसित करना व निजी क्षेत्र के कुछ उद्योग जैसे रसायन खाद, दवा, पेट्रोल रसायन, पेट्रो रसायन, अखबार, कागज, भारी अभियंत्रण या इंजीनियरिंग इत्यादि को भी गति प्रदान करनी थी। साथ के साथ होटल परियोजनाएं जैसे प्रबंध, सलाहकार, एजेंसी, वस्त्र, ऑटोमोबाइल उद्योग को भी विकसित करना था। इन क्षेत्रों में सरकार के योगदान को महत्वपूर्ण समझा गया। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन विकास करना सरकार का दायित्व है। प्राचीन भारत के व्यापार में केवल बंदरगाही शहर जो थे वो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुए। 1951 की पंचवर्षीय योजनाओं में देश के समुचित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों को उभारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम की स्थापना पर बल दिया गया। स्टील व संयंत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया गया, जो रोजगार उपलब्ध कराने व सहायक उद्योगों को विकसित करने का कारण बने। नए उद्योग सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए ताकि क्षेत्रीय संतुलित विकास हो सके, जो निजी क्षेत्र की उद्योगों को प्रतिस्पर्धा दे सके और उनकी एकाधिकार जो प्रवृत्ति है उस पर लगाम लगा सके। तीसरा बिंदु से हम देखें तो बड़े पैमाने के लाभ। सरकारी संसाधनों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र ने भारी पूंजी वाले बड़े पैमाने वाले उद्योगों में निवेश किया, जैसे बिजली संयंत्र, गैस, पेट्रोल, टेलीफोन, इनसे संबंधित सभी उद्योग, जिससे बड़े पैमाने का उत्पादन संभव हुआ और पैमाने के लाभ प्राप्त हुए। आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। कुछ समृद्ध व्यक्तियों द्वारा निजी क्षेत्र में भारी उद्योगों में निवेश से एकाधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और आय की असमानता भी बढ़ती है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होती। अंत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन भारी उद्योगों की स्थापना अपने ऊपर लेती है और धन व आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाती है। आयात प्रतिस्थापन। दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में
भारत को कई क्षेत्रों के विकास द्वारा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। इसकी पूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की गई, आयात संभव हो सके व विदेशी व्यापार को भी संभव बनाया गया। 1991 से सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति क्या थी, इस पर दृष्टिकोण डालते हैं। 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार में स्पष्ट और निश्चित कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं। क्षमता की संभावनाओं वाले उपक्रमों, जिन्हें PSU कहा जाता था, को पुनः गठित और पुनः जीवित किया गया। इन्हें पुनः जीवित यदि नहीं किया जा सकता था तो इन्हें बंद करने का निर्णय भी लिया गया। गैर महत्वपूर्ण PSU में सरकार के समता अंशों में भागीदारी को 26% से भी कम किया गया। कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाकर 17 से 8 कर दिया गया। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योग आरक्षित थे, जबकि 1991 में ये केवल 8 रह गए, जो आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र, खनन, संप्रेषण और रेल से संबंधित थे। जबकि 2001 में केवल 3 उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किए गए, जिनमें आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन शामिल थे। अब निजी क्षेत्र के लिए अन्य सभी उद्योग निवेश हेतु उपलब्ध थे। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका निभाई, तो निजी क्षेत्र ने भी राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाई। ज़रूरत है दोनों क्षेत्रों के आपसी सहयोग की। निजी क्षेत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया और सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक प्रतियोगी बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा व्यावसायिक इकाइयों के अंशों का विनिवेश सरकार ने प्रबंधन में सुधार और वित्तीय अनुशासन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र के व जनता के लिए खोल दिया गया, ताकि अधिक संसाधनों को जुटाया जा सके, जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस निजीकरण के मुख्य उद्देश्य थे: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनियोजित पूंजी अन्य क्षेत्र जैसे मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षा में उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा था सार्वजनिक ऋण व ब्याज के भार को कम किया जा सके, जोखिम को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जा सके, कोषों को उपयोगी परियोजनाओं में प्रयोग किया जा सके, सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और निगमित शासन लाना, सार्वजनिक एकाधिकार वाले उद्योग जैसे टेली संप्रेषण में उपभोक्ताओं के योगदान को बढ़ाना, कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं भी उत्पन्न करना। आइए अब बीमार इकाइयों व निजी क्षेत्र के लिए एक समान नीतियों पर दृष्टिकोण डालें। सरकार ने सभी कमजोर और बीमार इकाइयों या घाटे की इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया। जिन इकाइयों में पुनः सक्रियता या पुनः स्थापना की संभावनाएं थी, उन्हें उभारा गया, और जो इकाइयां बंद होने के कगार पर थी, उन्हें बंद कर दिया गया। इनसे प्रभावित कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष के द्वारा पुनः सेवा में लगाने, क्षतिपूर्ति करने, स्थायित्व कार्य देने के प्रयास किए गए। सरकार के पास स्वैच्छिक पृथक्करण ग्रहण योजना व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु भी पर्याप्त कोष नहीं थे। अंत बीमार इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब समझौते विवरणिका की तरफ दृष्टि डालते हैं। समझौता विवरणिका प्रणाली द्वारा प्रबंधक को स्वायत्तता प्रदान की जाती है व परिणामों के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और उनकी जवाबदेही को निश्चित किया गया है। प्रबंधन में पूर्ण स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, ताकि इस क्षेत्र में सुधार संभव हो सके और वो क्षेत्र विकसित हो सके। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक ओर जहां देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर तंत्र है, जिसने देश में मूल व भारी उद्योगों को तेजी से व वृद्धि की विकास की दृष्टि से या बेकार इकाइयों को बंद किया, संतुलित क्षेत्रीय विकास को संभव बनाया, रोजगार उपलब्ध कराए,
कोष में वृद्धि की, विदेशी मुद्रा अर्जित की, धन के केंद्रीकरण को रोका, अनुसंधान व विकास को संभव बनाया, तो दूसरी तरफ दोषपूर्ण योजनाएं, अनावश्यक लागतें, अकुशल प्रबंध व्यवस्था, उचित मूल्य पर वस्तुएं ना उपलब्ध होना, संसाधनों के अभाव या अच्छे संबंधों का ना होना, इन सब के कारण ये इकाइयां बंद होने के कगार पे भी खड़ी हैं।